अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अरशद शरीफ के कत्ल के बारे में जो कीनिया में वह बहुत ही अफसोसनाक खबर है। ये पाकिस्तान में जितने भी एस्पायरिंग जर्नलिस्ट हैं या जो मौजूदा लोग हैं जो नए आ रहे हैं इस फील्ड में, उनके लिए बहुत ही खौफनाक खबर है। और जिससे भी मैं मिल रहा हूँ वो यही उनके चेहरों पर यही सवाल है कि क्या फ्यूचर है इस मुल्क में आज़ादी इज़हार राय का, जर्नलिज़म का, डेमोक्रेसी का, कि क्या बात करने पे किसी को मार दिया जाएगा। इस हवाले से हम थोड़ी सी डिटेल्स डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा पाकिस्तान में फ्यूचर डिस्कस करेंगे इस फील्ड का, और तैयब साहब से और भी कुछ गपशप करेंगे। वैसे तो यूजुअली हमारा बड़ा एक्साइटिंग स्टार्ट होता है हर वीडियो का, लेकिन आज खबर ही ऐसी है कि दिल बुझे बुझे से हैं। बहुत डिप्रेसिंग न्यूज़। मैं 5 बजे वीडियो एडिट कर रहा था रशिया यूक्रेन वाली, रात के सुबह के 5 बजे मतलब बज गए थे, तो मैंने ऐसी ब्रेक लेने के लिए ट्विटर खोला तो पता चला कि ये हुआ है, ये खबर आई हुई है। तो उस वक्त ऑब्वियसली मैंने कहा ये क्या, फिर वही चीज़ बनी रही। उसके बाद वो नींद भी नहीं आ रही थी बहुत ही। ये तो मुझे ऐसा फील हो रहा था अभी जब तकरीबन इस वाक़े को 18 घंटे हो गए हैं जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ऐसे वो APS वाली फील ही आ रही है जितना दुख उस वक्त हुआ था ना, क्योंकि उस वक्त बच्चों का कत्ल हुआ था, कत्ले आम हुआ था, एक दहशतगर्दी। अब मसला ये है कि बंदा तो एक है लेकिन एक बेसिक राइट है, और उसके पीछे पूरा वो आपका निज़ाम जुड़ा हुआ है। उसके पीछे कि वो आज़ादी वाला जो वो है, वो बातचीत है हमारी कि कितने बेसिक राइट्स हैं इस मुल्क में, कहाँ तक किसी को इजाज़त है। तो और एक इतना लाइक बंदा जो बड़ी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म करता था, एक तगड़ा बंदा, एक हशाश बिशाश बंदा, बिल्कुल यंग, उसको इस तरह आपने फड़का दिया। मतलब पाकिस्तान का ही एक टॉप जर्नलिस्ट था ना, तो ये मेरे हिसाब से पाकिस्तान का ही नुकसान हुआ है। पाकिस्तान का नुकसान मतलब अब देखें ना, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस कितनी देर हुई है उनको मेरे को? 2019 में दिया गया था। 2019 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया था। यानी एक हुकूमत की बात है, एक हुकूमत चेंज हुई है और बाकी तो सब कुछ वही है। मतलब गद्दार बन गया, ज़ाहिर दुश्मन बन गया स्टेट का, रहने लायक नहीं रहे। बिल्कुल अजीब सी बात है कि अभी साल पीछे ही चले जाएं तो अरशद शरीफ बड़े प्रो स्टेट नज़र आते थे और वो डॉक्यूमेंट्रीज़ भी कर रहे होते थे वज़ीरिस्तान जाके। उनका कोई प्रोग्राम फ़ौज के लफ्ज़ के बगैर शुरू ही नहीं होता था। ISPR ने आज ये कहा, तो वो तो बड़े क्लोज थे स्टेट के। और ये रजीम चेंज के बाद क्या हुआ कि उनके साथ इतने मसले मसाइल हो गए कि आज ये स्टेज आ गई। अच्छा, फ्रैंकली मैं उनके जो करियर है अरशद साहब का, उसको कुछ ज़्यादा फॉलो नहीं किया मैंने कभी भी। बैठ के कभी उनका पूरा प्रोग्राम देखा हो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। टीवी देखने का वैसे भी वक्त कम ही मिलता है, हालांकि खुद टीवी चैनल में जॉब करते हैं। तो ये बात ज़रूर है कि मैं उनके करियर और उनके प्रोग्राम्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकता। इतना पता था कि प्रो PTI एक स्टैंस था और एंटी करप्शन उनका एक स्टैंस, करप्शन के खिलाफ, और वो जो कोर इश्यूज जिनको जो PTI जिनको कहती है अपनी वोटर्स का यानी एजेंडा बना के, इलेक्टोरल एजेंडा बना के इलेक्शन में उतरती है, उसमें ज़ाहिर है करप्शन सबसे बड़ा इशू है, VIP कल्चर है, और इंसाफ है। और वो फिर बड़े अंदर के डॉक्यूमेंट्स निकाल कर लाते थे, स्पेशली शरीफ ख़ानदान के, कि इनकी ये करप्शन, आज ये स्कैंडल है। बिल्कुल। वो जो JIT बनती थी तो उसकी भी, उस पर पनामा के बाद बहुत से शोज़ किए, पनामा गेट के दौरान उनकी रेटिंग्स बहुत ज़्यादा। पहले तो 2017 की बात करें तो इनसे बहुत ज़्यादा इन्होंने तंग किया था शरीफ सरकार को। उसके बाद जब PTI की सरकार आई तो वो एंटी करप्शन वाला नैरेटिव तो खान के साथ था, लेकिन कई चीज़ों पे वो खान के लोगों को भी बड़ा रगड़े होते थे। जो स्कैंडल्स थे खान की हुकूमत में, डिफरेंट लोगों को, अब वो मेरे जहन में नहीं है, लेकिन वो अक्सर जो इमरान खान की हुकूमत के मिनिस्टर्स थे उनके भी पीछे पड़े रहते थे। जुल्फी बुखारी के सबसे पहले वो पीछे पड़े, वो बड़ा हाथ धो के। तो उसके बाद ये जब ये रजीम चेंज वाला मामला अब है, तो अब अजीब सी बात लगती है ना कि अब जिस वक़्त ये हो रहा था सारा प्रोसेस, इमरान खान का तख्ता उल्टा जा रहा था, तो उस वक़्त ये जो AR1 का चैनल था और वो साबिर शाकिर और अरशद शरीफ वगैरह, उस वक़्त तक ये पता नहीं लग रहा था कि ये किस तरफ हैं। ऐसे लग रहा था कि ये जो स्टेट का जो बयानिया है, जो नई हुकूमत का बयानिया होगा, वो उसके साथ ही होंगे। लेकिन वो जब शो आ गया था वो कौन था, तो उसके बाद तो क्लियर हो गया था ना कि वो नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि वो उससे अगले दिन ही क्लियर होना शुरू हो गया था, वो तख्ता उल्टने वाले दिन के बाद। ठीक है, कि कौन सी साइड लेंगे, ये सिर्फ उस दिन नहीं पता चल रहा था।
जिस दिन इमरान खान को हटाया जाना था ना, तो वो मैं जो टीवी शोज़ देख रहा था तो बड़ा कुछ लोग बैलेंस, लेकिन वहाँ भी अरशद शरीफ ने बड़ी एक तारीख़ी एक वो दिया था, एक वो बड़ा जज्बात में बोले थे, वो आज भी वायरल है। वो जो मारिया मेमन बैठी हुई है, वो उसी दिन था। ठीक है। तो उसके बाद फिर हमने देखा कि उन्होंने शोज़ शुरू किए और फिर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की पे सवाल उठाने शुरू किए। उन्होंने जो करंट आपकी नो गो एरियाज़ में घुसना शुरू हुए, और वो कौन था वाला ट्रेंड सारा उन्होंने शुरू किया। और ट्विटर पे बड़ा स्ट्रॉन्ग थे उनके, ट्विटर पे बहुत फॉलोइंग थी उनकी, बहुत फॉलोइंग थी। और अभी रिसेंटली कोई 1.5 महीना पहले उन्होंने यूट्यूब शुरू किया था। हाँ जी। वैसे अरशद साहब ज़ाती तौर पे किस तरह के थे और किस लाइन पे जा रहे थे, प्रो पीटीआई थे, एंटी पीटीआई थे, वो बातें उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। हाँ। उससे ज़्यादा मैटर ये करता है कि एक जर्नलिस्ट था और जो कि कर बहरहाल जर्नलिज्म ही रहा था। हाँ। यानी ऐसा नहीं था कि आपको लग रहा हो कि भाई ये जो हरकतें कर रहा है कल इसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लेनी है। हाँ। या ये बेसिकली अपनी सियासत कर रहा है। कर वो जर्नलिज्म ही रहा था, कर वो सहाफती सवाल उठा रहा था, वो सवाल उठाता था, वो डॉक्यूमेंट्रीज बनाता था। अभी भी उस शोर यही मचा हुआ था ना कि वो एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, बिहाइंड क्लोज डोर्स एक डॉक्यूमेंट्री आ रही है, वो पता नहीं किस प्लेटफॉर्म पे आ रही है, शायद यूट्यूब पे, और उसमें भी उनका एक था क्लिप अरशद शरीफ का कि वो बोल रहे हैं, तो वो उसमें भी इन्वॉल्व थे। कोई पनामा पेपर्स टाइप कोई चीज़ आ रही है, कोई करप्शन की दास्तान है पाकिस्तान में, जो करप्ट लोग हैं, तो वो उस पर भी काम कर रहे थे। और अब थोड़ा सा इनके इंसिडेंट पे आते हैं कि ये जो कीनिया में थे, इसमें भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं कि जी ये कीनिया में कुछ लोग कह रहे हैं कि वो उसी डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में मौजूद थे। कोई कहता है कि जी इनके चूँकि लिंक बहुत थे ऊपर वाले लोगों के साथ, तो उनको कोई भुला फुसला के उनको धोखे से बुलाया गया कीनिया, क्या वो थोड़ी सेटलमेंट वगैरह करते हैं कुछ ऐसी जगह पर, और वहाँ पर फिर उनको मरवा दिया गया। और जो पुलिस थी, ये चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। अब जो पुलिस ने उनकी स्टेटमेंट दी है, कीनियन पुलिस ने बहुत ही भोंडी स्टेटमेंट नहीं लगती। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा ये है कि एक गाड़ी थी, हमें इतला मिली कि एक गाड़ी कारजैक हुई है, चोरी हुई है, हथियाई गई है, और उसमें एक बच्चा भी है जो कि अगवा हुआ है। तो हमने उसका पीछा किया, उस जगह पर एक नाका लगाया जिस जगह से कार गुजरने की इतला थी। हमने नाका लगाया, तो थोड़ी देर बाद, नाका लगाने के थोड़ी देर बाद इनकी गाड़ी आ रही थी सामने से, जिसका मॉडल भी वैसा ही था और रंग भी वैसा ही था, उस पर हमने शूटिंग कर दी। तो नहीं, वो नाका तोड़ के गुजरे हैं। ये नाका नहीं रुके नाके पे। हालांकि ये अजीब सा लगता है कि आपका नाका लगाओ तो नाका तोड़ के गुजरा नहीं जा सकता, आपको या तो रुकना पड़ता है या पुलिस वालों के ऊपर से गाड़ी चढ़ा के गुजरेंगे, जो कि अपने आप में फिर बड़ी सीवियर हरकत होती है, टॉम क्रूज वाली हरकत होती है। हाँ, यानी जेम्स बॉन्ड क्यों बनेगा, ये क्यों करोगे आप? खैर, वो कहते हैं नाका तोड़ के, डिटेल्स उन्होंने कोई नहीं जारी की, ऑब्वियसली कोई फुटेज। उन्होंने कहा कि हमने उस पर फायर खोल दिए, चेज किया, हमने पीछे चेज किया, परसू किया, और फिर जब परसू किया उनको हॉट परसूट में, फिर हमने पीछे से फायरिंग की और गोली सीधा उनके सर पे लगी एंड ही डाइड इमीडिएटली। वैसे इत्तेफाक की बात है कि एक जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान से अपनी जान बचा के भागा हुआ था, ये भी एक पॉइंट है। इधर भी स्टेट की जिम्मेदारी आती है कि वो क्यों भागा था, वो किससे डर के भागा था। ये अफसोस की बात नहीं है कि अपना मुल्क छोड़ना पड़ रहा है एक जर्नलिस्ट को, और वो बाहर बेचारा कभी यूएई दर बदर फिर रहा है, कभी लंदन जा रहा है, कभी वो कीनिया जा रहा है। वो मतलब ये भी तो स्टेट की गलती है ना कि पहली फुर्सत में वो क्यों गया मुल्क से। वो कहेंगे लोग कि देखें नवाज शरीफ साहब भी दर बदर हुए पड़े हैं, अपने मुल्क आने की इजाज़त नहीं, बड़े दर बदर हुए पड़े हैं सर। वो तो महंगे तरीन अपार्टमेंट्स में रहते हैं यार, उससे तो ना आप कंपेयर करें। मतलब आप उस तरफ को जाएंगे कि भाई पॉइंट वहीं पर आता है। अगर तो वो दर बदर हुए पड़े थे, वो कहते हैं जी वो क्या FIR की कटी हुई थी ना, तो वो फेस करते हैं, अदालतों में इंसाफ होता है हमारे पाकिस्तान में। लेकिन शीरीन मज़ारी का एक क्लिप भी वायरल है, वो क्या, जिसमें वो कह रही हैं कि सुपारी दे दी गई है इसकी। ये तकरीबन 2 महीने पुराना क्लिप है। जब वो जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि इमरान खान की कोई वीडियो, इमरान रियाज खान की कोई वीडियो भी, वो जो वीडियो है ना, वो टॉर्चर के बारे में बात कर रहे हैं। वो बेसिकली वो कह रहे हैं कि अरशद ऐसा बंदा नहीं है कि उसको पकड़ो, यानी कि ना वो थोड़ा एक होता है ना, वो कुछ एक नेचर होती है कि यार एक बंदा टॉर्चर बर्दाश्त कर सकता है, एक होते हैं एक स्पेसिफिक टाइप होती है। तो वो इमरान रियाज खान शायद उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था कि उसकी नेचर नहीं है कि उसको टॉर्चर मत करना।
वो जेल की बात कर रहा है। बट शीरी मज़ारी ने ये बात की थी और अरशद शरीफ ने भी इसके कुछ हिंट्स दिए थे कि कुछ सुपारी वगैरह दी गई है किसी की तरफ से ना उनको मारने की। ओके तो वो एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ है शीरी मज़ारी का एक चैनल पे। देखिए अब ये ना दोनों तरफ देखना पड़ेगा। एक तो ये है कि भाई हमारा एक जर्नलिस्ट था, अपना ही बच्चा था, जाहिर है पाकिस्तान का बच्चा था, पाकिस्तान में जर्नलिज्म करता था, पाकिस्तान में ही करना चाहता था, करियर भी पाकिस्तान में ही बनाया, ना पाकिस्तान से बाहर जाने का कोई प्लान था, ना पॉलिटिक्स में आने का कोई प्लान था, ना कोई अपना बहुत बड़ा बिजनेस हो, उसका एजेंडा हो, जैसे कि आप कहें जी कोई अपना लैंड ग्रैबर था और अचानक से गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ एक्शन शुरू किया लैंड ग्रैबिंग पे, तो उसने हुकूमत के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, या इस तरह की कोई बात मेड अप सिनारियोस बना रहा हूँ। बट ऑब्वियसली इस तरह का कोई चक्कर नहीं था, कोई चक्कर नहीं, वो सहाफत ही कर रहा था। तो मेरा ये सवाल है ना कि मेरा ये सहाफत का क्या फ्यूचर है पाकिस्तान में? जो नए लोग हैं जो अभी हमारे पास एक आते हैं, बड़े अच्छे हमारे ऑफिस में ही काम करते हैं, बड़े अच्छे रिसर्चर हैं, यंग, वो काफ़ी डिप्रेस मुझे लग रहे थे क्योंकि वो भी जर्नलिज्म में पढ़ रहे हैं और वो भी एंकर बनना चाहते हैं। अब जब पाकिस्तान में इस फील्ड की बात करें एंकर बनने की, तो ये मैंने एक वाइट साइड पे वीडियो बनाई थी, उस पर लोग तप रहे थे कि यार आप पार्शल क्यों हो रहे हो। यार पार्शल बंदा कैसे ना हो, जब मैंने तो उसमें सिर्फ ये बताया था कि जो आपका पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया ये बिका हुआ है किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के हाथों काफ़ी हद तक। अच्छा, बिका हुआ से ज़्यादा यूँ कहना चाहिए कि बंधा हुआ है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, मजबूर है। वो मजबूरी इसमें मतलब इनकी मजबूरी का लेवल आप यहाँ तक देख लें कि आज ये भी नहीं कवर कर पा रहे थे कि उसको गोली लगी है। मीडिया ये लिख रहा था कि एक हादसे में मारा गया है। यार अब वो देखें, ये तो बहुत ज़्यादा यही जो चीज़ें हैं ना, इसी वजह से फिर क्वेश्चन मार्क्स ज़्यादा लगते जाते हैं। रात को 3-4 बजे के करीब ये खबर ब्रेक हुई है। 3-4 बजे सुबह के। अब हम न्यूज़ चैनल्स में बहुत वक्त गुजारा है, आप भी जानते हैं ये वर्किंग कैसे होती है। न्यूज़ चैनल्स में उस वक्त कोई जो सीनियर स्टाफ होता है, कंट्रोलर न्यूज़ और इस तरह के जो लोग होते हैं, कोई बैठा नहीं होता, कोई नहीं बैठा होता। सीनियर असाइनमेंट एडिटर, न्यूज़ रूम, कंट्रोलर न्यूज़, कोई डायरेक्टर न्यूज़ वगैरह सब सोए होते हैं अपने अपने घरों में। तो और इस टाइप की कोई खबर आए जिसमें डर हो कि ये खबर हो सकता है कोई पाकिस्तान का कोई बड़ा बुरा मान जाए, जिससे हमारा चैनल बंद हो जाए, जिससे हमारा चैनल का मसला बन जाए। और अरशद शरीफ तो एक बहुत ही पोलराइज्ड किस्म की फिगर थे इसमें। वहाँ पर बैठा हुआ कोई बंदा ये एयर नहीं कर सकता था। जो रात के वक्त इंटर्न्स टाइप लोग बैठे होते हैं, इंटर्न्स ना हो तो जूनियर लेवल के लोग होते हैं, या वो होते हैं जिनको सजा दी होती है नाइट शिफ्ट की, वो लोग रात को इतनी बड़ी खबर ब्रेक नहीं कर सकते। उन्हें कहीं ना कहीं से इजाज़त लेनी होती है और उन्होंने फ्रेजिंग देखनी होती है कि क्या करनी है। जाहिर सी बात है वो इजाज़त, ये जो वर्ड है किलिंग की जगह हादसा डालना है, क्योंकि किलिंग जो मिसेस जवेरिया सिद्दीक हैं, जो अरशद साहब की वाइफ हैं, उन्होंने ट्वीट किया था, उस पर ये लिखा था कि हाँ भाई उन्हें शॉट किया गया है, मारा गया, गोली लगी है, वो गोली लगी है। जब उन्होंने लिखा है गोली लगी है तो फिर उसको हादसा लिखना समझ नहीं आती। हालांकि कुछ बड़े चैनल्स ने पहले यही लिखा, लेकिन उनको कहीं से कॉल आई और पहले उन्होंने यही लिखा कि उनको कत्ल किया गया है। फिर जैसे ही उनको कोई कॉल आती है तो वो कत्ल आई ना आई, ये जाहिर है हम नहीं कह सकते, बट अजीब सी बात है। कॉलें तो फिर आती हैं, कॉलें भी आती हैं और फिर एड्स ना मिलने का डर भी होता है कि मैं हुकूमते वक्त तो पैमरा भी लाइसेंस बंद कर देता है, पैमरा लाइसेंस बंद कर देता है जी, कोई भी बहाना चाहिए होता है। ये तो बिजनेस मॉडल के तहत चल रहे हैं ना सारे। तो मतलब इन्होंने जितने भी चैनल चल रहे हैं 2-3 ही हैं जो जिनके अपने नाम पे लाइसेंस है और सही कैटेगरी का लाइसेंस, यानी कि लाइसेंस भी नहीं है। बाकी सारे होते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, कोई लाइसेंस किसी के नाम का होता है, कोई यूज भी और कर रहा होता है। इन्होंने फिर जर्नलिज्म का जनाजा निकाल दिया ना। फिर वो जो करप्ट सिस्टम के तहत चैनल बना हुआ है उसके अंदर अच्छे से अच्छा जर्नलिस्ट भी आएगा तो उसको जो एंकर आएगा उसको भी एक लाइन दी जाएगी कि यार आपने इधर उधर से हटना नहीं है। अच्छा, जर्नलिज्म में ना हमेशा पढ़ाया जाता था, मैं भी जर्नलिज्म का एक ग्रेजुएट हूँ, उस वक्त पढ़ाया जाता था कि जर्नलिस्ट का काम होता है टू इन्फॉर्म एंड टू एजुकेट। आज ये दोनों ज़रूरतें मेन नहीं रह गई, प्रॉफिट कमाना ज़रूरत है, क्योंकि करोड़ों रुपया महीने का लगता है। जब करोड़ों रुपया महीने का लग रहा हो तो एक बड़े लेवल का इन्वेस्टर होता है जो कि कह रहा होता है कि भाई मुझे महीने के आखिर में क्या, मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। वो रिजल्ट पैसे की सूरत में। बेसिकली ये जो मीडिया इंडस्ट्री बन चुकी है ना आज जो पैसा कमा रहे हैं, तो वो इसने ना जर्नलिज्म का जनाजा निकाल दिया बहरहाल। और उसमें फिर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो ये एंकर भी होते हैं।
कोई किसी पार्टी के साथ लेके चल रहा होता है, कोई बड़ी पार्टी को, कोई छोटी पार्टी को, कोई दरमियानी पार्टी को, ऐसे ही सारे किसी पार्टी के साथ लगे होते हैं। और साथ चैनल मालिक है, उसकी एफिलिएशन होती है कि जी मुझे ये बंदा ऐड देगा जब इसकी हुकूमत आएगी। लेकिन जब उसने ये भी एज्यूम किया होता है यार ये 5 साल मैंने ऐड नहीं मिलने, इनसे हमारी लड़ाई है। अच्छा, ऐड के अलावा ना वैसे इतनी सीरियस लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, चलता रहता है गेम। दूसरा एक फैक्टर ये भी होता है ना कि कोई दूसरे बिजनेसेस होते हैं जिनसे पैसे निकाल के चैनल में डाले जा रहे होते हैं, क्योंकि चैनल 2 चीज़ें कर रहा होता है आपकी। अगर आप चैनल ओनर है ना, न्यूज़ चैनल ओनर है, तो एक तो ये होता है कि आपके जो दूसरे बिजनेसेस हैं उनकी पब्लिसिटी, उनकी प्रमोशन हो रही होती है, क्योंकि आपका अपना चैनल है तो आप बहुत सस्ते रेट पे अपने दूसरे जो भी इदारे हैं आपके, लेट से आपकी घी की कंपनी है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई FMCG प्रोडक्ट्स है, कुछ भी है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपकी पावर आती है। पावर आती है ना, आपका पावर कॉरिडोर्स के साथ लिंक बनाने का शौक होता है। नहीं, शौक नहीं, मजबूरी होती है पाकिस्तान में, क्योंकि आप देखें पाकिस्तान में अगर आप वीक हो तो आप वैसे बिजनेस में आपको वैसे ही तंग कर देते, तंग करेंगे। तो वो फिर स्ट्रेंथ बनाने का भी ये तरीका, स्ट्रेंथ बनाने का भी तरीका है, लिंक्स बन जाते हैं। आपने करना यही होता है, एक बच्चे को आप सेनेटर बनाने की कोशिश करते हैं, आप खुद एक न्यूज़ चैनल खोल लेते हैं। एक तीसरा होता है जिसको आप बाहर भी सेटल करना होता है, एक एंकर बनता है वो ये नहीं, इस तरह करके आपने फिर वो एक इस माहौल में है। मतलब आप इस माहौल में क्या कहेंगे एस्पायरिंग जो जर्नलिस्ट आ रहे हैं, जो इस फील्ड में पाकिस्तान में कोई फ्यूचर है जर्नलिज्म डिजिटल में फोकस करें, कोई फ्यूचर है जर्नलिज्म का? डिजिटल की भी अगर हम बात करें यार, जहाँ बेइंसाफी हो वहाँ पर फिर किसी भी चीज़ का क्या फ्यूचर होता है? मतलब वहाँ पे फिर यही है ना कि वो फिर जंगल का कानून है ऑब्वियसली, ऑफ कोर्स। लेकिन एक फैक्टर हम ज़्यादा डार्क होते जा रहे हैं। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इस वक्त अगर कोई पाकिस्तान का दुश्मन था जो कि ये चाहता था कि पाकिस्तान की पब्लिक को पाकिस्तान, क्योंकि इस वक्त जब अरशद साहब अब इस वक्त जिस तरह से कत्ल हुए हैं, जितना भी ट्विटर पे ट्रेंड्स वगैरह चले हैं, सब ने इल्ज़ाम डाला आर्मी पे। सब ने इल्ज़ाम, सब से मतलब एक वास्ट मेजॉरिटी, बहुत बड़ी मेजॉरिटी, उसकी तरफ से इल्ज़ाम आया कि आर्मी ने कराया है। और एक दिन पहले की बात करें तो आसमा जहांगीर एक कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें भी बड़े एंटी आर्मी नारे लगे हैं। कुछ वो अरशद साहब की जो आखिरी ट्वीट थी वो भी आर्मी चीफ के बारे में थी, वो तोशा खाना से रिलेटेड थी। तो वो, और वो चल रही थी कंसिस्टेंटली, एक उनकी उसकी अप्रोच, उनकी लाइन भी चल रही थी कि वो आर्मी को कई जगह पर बहुत हार्शली क्रिटिसाइज कर रहा था, बहुत ही हार्शली क्रिटिसाइज कर रहा था। अब इस सूरत में अगर कोई ये चाहता था कि भाई पाकिस्तान की पब्लिक को पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ किया जाए, तो क्या अरशद शरीफ के कत्ल से उनका ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होता? बड़ा ज़बरदस्त सवाल आपने किया है कि यानी कि आपने यही कह रहे हैं ना कि रॉ या CIA वगैरह अगर मरवा देती है तो उसका आउटकम पाकिस्तान में केओस है। और उससे बेचैनी फैलेगी और अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान का होगा। इसका जवाब मेरे हिसाब से ये है कि किसकी भी अल्टीमेटली जिम्मेदारी हमारी रियासत की है। पहली बात ये कि वो मुल्क छोड़कर क्यों गया, वो इस रियासत से डर कर क्यों गया, ये भी तो मतलब इन्हीं से डर के गया था ना, तो ये इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और आपने मुल्क के हालात ऐसे बनाए हुए हैं, आपकी फॉल्ट लाइन्स इतनी ज़्यादा हैं कि आपको इजीली दुश्मन एक्सप्लॉइट कर सकता है। मतलब ये अगर ये फॉल्ट लाइन है कि जी इस जगह पर इस बंदे को कत्ल किया जाए और पब्लिक तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी, तो इस हद तक लेके क्यों? तो ये कमज़ोरी किसकी बनाई हुई है? मेरी और आपकी तो नहीं बनाई हुई, ये हमारी रियासत की बनाई हुई है। ये हमारी रियासत को अपनी पॉलिसीज़ को रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है कि कितने दुश्मन इन्होंने बनाने हैं। हाँ, अगर हम अमेरिका से देखें कि भाई कोई बंदा उठ के प्रेसिडेंट या CIA या पेंटागन किसी के भी खिलाफ जितना चाहे बोलता रहे, उसको ये डर नहीं होता कि मुझे गोली मार। यूट्यूबर्स आम वीडियोस में CIA का बता रहे होते हैं, उनकी बगैरतियाँ। CIA, और वो तो ओपनली बोलते हैं कि जी CIA ये कर रही है, वो कर रही है, और ये गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की ब्रीच है और वगैरह वगैरह। तो मसला पाकिस्तान यहाँ पे यही है कि यहाँ पे तो आवाज़ बंद कर दी जाती है। अब हम चाहे जिस मर्जी को कहें, अल्टीमेटली तो इसका कसूर रियासत पे आता है। और दूसरा, मैं इनके रिएक्शन देख रहा था, ये जो नून लीग के मिनिस्टर्स हैं, इनके रिएक्शन ऐसे थे जैसे एक होता है ना हलचल मच जाती है। अगर आपको जेन्युइनली दुख होता है ना, तो आप कोई नज़र आते हो, कोई डायनामिक आपकी मूवमेंट नज़र आती है टीवी पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है
यहाँ पे जी बड़े मीठे किस्म के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं वैसे शहबाज वगैरह की तरफ से कि शहबाज शरीफ, हाँ शहबाज, राना सनाउल्लाह मरियम। अच्छा वैसे एक बात कहनी पड़ेगी, शहबाज शरीफ साहब का जो ट्वीट था वो इमरान खान साहब से 3 घंटे पहले आया था। इमरान खान साहब ट्वीट था क्या, ये भी तो देखें ना ट्वीट। ठीक है, वो यही था कि जी बहुत दुख हुआ मुझे और मेरी। इमरान खान ने तो बड़ा उसको मतलब उसको पूरा उसमें अपना मुद्दा बयान किया है उसमें। शहबाज शरीफ ने 3 घंटे क्या कर रहे थे, क्योंकि असूलन इतनी देर पहले यानी इसका मतलब कहीं से शहबाज शरीफ का तो बिल्कुल ही होम्योपैथिक ट्वीट था ना, उसकी तो कोई सेंस ही नहीं बनती थी, जेनेरिक स्टेटमेंट एक थी। प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट आना चाहिए था वैसे इस बारे में। नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा का कुछ नहीं आया, एटलीस्ट जब तक हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक कुछ नहीं उनका तो कुछ नहीं आया बिल्कुल। वैसे भी शरीफ लोगों के लिए तो ये काफ़ी बड़ा सर दर्द है। स्टिल इवन जो उनके ऐसे कोलीग्स थे जिनके साथ उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी, वो भी आज जो वीडियोस बना रहे हैं उसमें यही कह रहे हैं कि भाई एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ कोलीग, ही वाज अ गुड गाय। सदीक जान से उसकी एक लड़ाई हुई थी तो वो उसकी बड़ी कर रहा था। इवन तलत हुसैन ने यही कहा है, तलत हुसैन साहब। बट इन सब, सॉरी टू से, मैं आपको यहाँ पे काट रहा हूँ, ये तलत वगैरह का एक ग्रुप आपने, ये बड़े अफसोस की बात है कि ये लोग जो बाकी जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, बड़ा अच्छा आप लेके आए हैं इसको ना, कि ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के किसी और ही लेवल पे पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल ऊपर ऊपर से कह रहे हैं तहकीकात होनी चाहिए, ये होना है। ये फैक्ट को बयान करने की जो कैपेबिलिटी है वो खो चुके हैं। अब फ़हद हुसैन की मैं बात करूं, फ़हद हुसैन जो डॉन के जी शहबाज शरीफ के साथ ऐसे, ये वही वाली बात मेरी आ जाती है कि हमारे जो एंकर्स हैं ये सिर्फ ओहदों के सोच में पड़े होते हैं, बहुत से लोग ओहदे और पैसे के, कि यार ये गवर्नमेंट मुझे क्या। पीटीआई वाले कहते हैं जी, मैं खुद पीटीआई के जो प्रो पीटीआई जर्नलिस्ट हैं वो कह रहे होते हैं यार पीटीआई ने मुझे वो पीटीवी में जॉब नहीं लगा के दी। ठीक है, ओके। फ़हद हुसैन को मिली ना, शहबाज शरीफ ने जॉब दी, और आज देखें फ़हद हुसैन साहब बातें कर रहे हैं। नाम बताएंगे हैं? कौन सा जर्नलिस्ट, नाम बताएंगे? छोड़े यार, क्या है उसके दोस्त है यार। तो अब फ़हद हुसैन की अब बात करें जी। फ़हद हुसैन साहब ने जितनी भी ये पिछले 6 महीनों के दौरान मीडिया पे अटैक हुए, मीडिया को बंद किया गया, एंकर्स पे हमले हुए, उनके जी कुछ लोग भागे, उस वक्त नहीं बोले, आज ये ट्वीट करने आ गए जी मुझे बड़ा दुख हुआ है, मेरा बड़ा कुलीग था पुराना। किस मुंह से कह रहे हैं ये? रफ़ीक गौरी साहब एक लाहौर के बड़े मशहूर जर्नलिस्ट थे, 80s 90s की बात कर रहा हूँ। उनका एक जुमला कहीं सुना था, वो ये था कि हर इंसान अपने माहौल की पैदावार होता है। तो इंसान अपने माहौल की पैदावार होता है। जिस तरह के न्यूज़ चैनल्स हैं, जिस तरह की हमारी ओवरऑल सोसाइटी बनी हुई है, उसमें अगर निज़ाम ख़राब है, करप्ट है, फ्लॉड है बहुत ज़्यादा, तो इसमें जो लोग पहुँचेंगे ऊपर तक, न्यूज़ एंकर्स वगैरह भी जो लोग ऊपर तक पहुँचेंगे, वो वैसे ही होंगे ना जिस तरह का सिस्टम है। क्योंकि तरक्की तो उन्हीं को ही मिलेगी ना। एक बंदा जो कि हर वक्त सच बोलना चाहे और मुल्क की फ़िक्र करे और प्रॉफिट्स की फ़िक्र ना करे, वो कैसे तरक्की करेगा? जो बंदा कहेगा कि भाई कोई दीन ईमान नहीं है, बस प्रॉफिट होना चाहिए, किसकी मुझे ज़्यादा सैलरी दो, ये सिस्टम की, या क्या यूरोप में भी ऐसे ही होता है? वहाँ पर कुछ ना कुछ इदारे होते हैं जो कि अच्छा काम कर रहे होते हैं, और कुछ पब्लिक को इतना शऊर हर वक्त दिए के रखा होता है। कोई लेवल प्लेइंग फील्ड किसी हद तक होती है ना, कि कोई आप मेहनत करो तो ऊपर भी आ सकते हो लेजिटिमेट तरीके से। पब्लिक को भी इतना शऊर दिया गया होता है हर वक्त कि चुन लें वो। अब आप देखें पाकिस्तान में टिकटॉक पे जिस तरह का कंटेंट आता है, सारी दुनिया में इस तरह का कंटेंट नहीं आता। बड़ा इंफॉर्मेशनल कंटेंट भी आता है, बड़ा अच्छा कंटेंट, क्रिएटिव, हाँ क्रिएटिव भी, इंफॉर्मेशनल भी, सीरियस कंटेंट भी बहुत सारा आता है। लेकिन यहाँ पर या डांस हो रहे हैं, कॉमिक्स आ रही हैं, और हो ही कुछ नहीं रहा। इसका मतलब ये है ना कि वो पब्लिक का ओवरऑल एक शऊर का मसला भी आया हुआ है कि भाई आप इंफॉर्मेशनल कंटेंट 30 सेकंड में बनाने का सोच ही नहीं सकते। इंफॉर्मेशन कंटेंट पे हमारे यहाँ जो सबसे बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं वो क्या बना रहे हैं इंफॉर्मेशन के नाम पे। वो तो आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अब इसमें स्टेट की गलती है ना कि जब वो मनी लॉन्ड्रर्स को ऊपर बिठा देंगे उदों पे, तो लोगों ने तो यही कहना। अब देखें ना शाहरुख जतोई, वो शाहजेब मर्डर केस, जी जी जी, ये तो स्टेट खुद ऐसी काम कर रही है, चोरों को ऊपर ला के बिठा रही है, शाहजेब को छोड़ रही है, सहाफ़ी का कत्ल हो रहा है और उसका हमें कुछ नहीं पता। तो जब इस तरह के इकदाम होते हैं तो जो आपकी ये पॉपुलेशन होगी वो भी रोग होगी,
मतलब ज़ाहिर है। वो भी बिल्कुल हमें रोक कर रहे हैं, ये उस प्रोसेस से हमें गुजार रहे हैं। वो जिस दिन शाहजेब वाला वाक़या हुआ, ये ना बहुत नीचे से शुरू होता है। यानी ये तो आप शाहजेब वगैरह आप ऊपर चले गए हैं, इससे भी ऊपर चले जाएं तो जरदारी साहब पे जितने भी मुकदमात थे वो उनसे बरी हुए थे। हाँ, और उनका भी अभी एक इत्तेफाक से नाजिम जोखियो वाला भी केस चल रहा है। उन्होंने भी एक जर्नलिस्ट का मर्डर करवाया, पीपल्स पार्टी के एक बंदे ने, पीपल्स पार्टी के कोई एमपी एलिजिडली नहीं था। अच्छा, वो कोर्ट में साबित हो गया था, वो वीडियो आ गई थी एमपीए की। ओके। तो आज ही मैं खबर पढ़ रहा था जी, मैंने कहा क्या आयरनी है, आज ही। अब उसके पीछे क्या, वो उस जर्नलिस्ट के पीछे 1-2 बच्चे थे और एक बीवी थी, वो क्या लड़ सकते हैं? उन्होंने कह दिया कि जी हम दियत लेके हमें माफ़ किया। वो वडेरे को, कातिल को कैसे लड़ सकते हैं? प्रोबेबली दियत में भी वो प्राइस ऑफर की हो जो गॉडफादर में ऑफर की थी। हाँ, गन टू द हेड के साइन करो वरना तो वो ये प्रॉब्लम भी हो जाती है ना। एक्चुअली ना सारी बातों का जो लुब्बे लुबाब निकलता है ना, वो यही निकलता है कि इंसाफ नहीं होता तो फिर कुछ भी नहीं होता। क्योंकि जब कमज़ोर और ताकतवर में फ़र्क यही होता है ना, फैशिज़म में, और यही फ़र्क होता है ना कि भाई ये बंदा अथॉरिटी रखता है, ये बंदा ताकतवर है, तो इसके खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता। एक ग़ुलामी वाला जो होता है, एक निज़ाम होता है जिसमें कोई बहुत से ग़ुलाम होते हैं, थोड़े से मास्टर्स होते हैं, वो वाला निज़ाम चल रहा है ना। जब इंसाफ आता है तो इक्वालिटी हो जाती है, फिर इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास अथॉरिटी क्या है, बल्कि जितनी ज़्यादा अथॉरिटी हो उतनी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। नॉर्वे, स्वीडन वगैरह में देखें तो पड़ी होती है, अपने आप को सिक्योर करने की पड़ी होती है कि भाई मैं कैसे ये काम कर जाऊंगा। और हमारे यहाँ जैसे आपने कहा कि भाई कैसे कैसे माफ़ करा देते हैं। अब ये इस्लामी कानून दियत का ये यहाँ पर याद आता है, हालांकि बस छोड़ें ये। अब ये इस्लाम है, ये इस्लाम का मजाक उड़ रहा है, ये तो अब देखना है एक सवाल। और ये आप बिल्कुल नीचे वाले लेवल पे आए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, लोकल वैगनें वगैरह जो चलती हैं, इनमें पुलिस वाले चढ़ते हैं ना, कभी पैसे नहीं देते। नहीं, पुलिस वाले तो एक रेडी वाले से वैसे भी फल वो खा रहे होते हैं लेके, अक्सर मैंने देखा है। तो कोई कुछ नहीं कहता, कोई कह भी नहीं सकता कि भाई पैसे दें। क्योंकि मुझे ये बताएं कि इस तरह के एटीट्यूड के साथ स्टेट अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर सकती है? मतलब नहीं, वो करना नहीं चाहते। रेवेन्यू इंक्रीज हो जाए तो लोग गुलामी छोड़ना शुरू कर देते, लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिल जाएगी। यानी कि अभी जो गेटेड कम्युनिटीज़ में लोग रह रहे हैं, हमारी एलीट रह रही है। गेटेड क्यों रहते हैं? वो गेटेड क्यों, वो उन्होंने फासला रखा हुआ है। तो पाकिस्तान और अर्जेंटीना जैसे ममालिक की शायद इकॉनमी इसलिए नहीं वो बढ़ने देती वहाँ की एलीट, कि वो एलीट फिर उस तरह एलीट नहीं रहेगी। गुलाम नहीं होंगे तो आप मास्टर कैसे होंगे? हाँ, तो फिर यानी कि हमारी इकॉनमी का हुजम $300 बिलियन ही रहेगा, जो पिछले 6-7 साल से हम देख रहे हैं। वो जो हल्की हल्की ग्रोथ होती है, जो आबादी बढ़ने से चलती है, बस वो चलती रहेगी। वो चलती रहेगी एक ख़ास हद तक, वो ज़्यादा नहीं उसको एक्सपेंड करना है तो फिर आपको सिस्टम पूरा तोड़ना पड़ेगा। ये सिस्टम तो फरसूदा हो चुका है, ये बहुत देर का हो गया। 60s में ही हो गया था, 71 में हमने आधा मुल्क खो दिया इसी सिस्टम की वजह से। तो ये तो मुल्क के मसाइल हैं। एंड पे मैं एक बात करूँगा एक इंटरनेशनल मसले की। आप ये देख रहे हैं इस वक्त, मेरा ये एनालिसिस मतलब मैं सोच रहा था कि हुकूमतों के दरमियान जितना ज़्यादा ताउन ये बढ़ा रहे हैं, ये 9/11 के बाद हमने ये चीज़ देखी कि अमेरिकन बेस्ड जो ऑर्डर है वो चाह रहा है कि बहुत ज़्यादा ताउन बढ़े हुकूमतों के दरमियान, और ये हो कि ऑब्वियसली फिर उसमें जो प्रो US गवर्नमेंट्स हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है कि बेसिकली वो ग्लोबल एक वर्ल्ड बना रहे हैं ना, जहाँ पे उनका ऑर्डर रहे, और जो कंट्रीज़ उनके साथ होंगी, उन कंट्रीज़ के डिसिडेंट्स जिस मुल्क में भी होंगे वो ख़तरे में होंगे। ये नहीं हो सकता। यानी कि बेसिकली मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि हुकूमतों के ताउन ने हमारी जो बेसिक इंसानी फ्रीडम होती है ना, उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर, उसको चैलेंज कर दिया है हुकूमतों के अनप्रेसिडेंटेड किस्म के ताउन ने। यानी कि अभी भी हम बात करें, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने पैसा दे के मरवा दिया है। कीनियन पुलिस का रिकॉर्ड भी ऐसा है कि वो तो फड़का देती हैं, उनके स्क्वाड भी बने हुए हैं, मर्डर स्क्वाड बने हुए हैं, स्पेशलिस्ट। कीनिया के हालात तकरीबन वैसे ही जैसे हमारे हैं। तो अब देखें ना, अब इस तरह की जो चीज़ें हैं कि डिसिडेंट्स जो स्टेट्स के ख़िलाफ़ होते हैं वो कहीं भी नहीं महफूज। और आप देखें खशोजी के मामले पर, जब खशोजी को मरवाया उनकी सरकार ने, उनके कॉन्सुलेट में उनका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कत्ल किया गया खशोजी का, बहुत ही जालिम तरीके से।
जो बाइडन कहता था कि MBS ने मरवाया और मैंने हाथ नहीं मिलाना। जो बाइडन ने कहा कि ये एक रोक स्टेट है और हम कभी बात नहीं करेंगे इनसे, हम इससे हिसाब लेंगे। फिर वो बात की बात है कि जो बाइडन को जाना पड़ा और सलाम लेना पड़ा। तो वहाँ पे अमेरिका अपना मॉरल हाई ग्राउंड शो कराने की कोशिश करता है कि हम हर ज्यादती के साथ खड़े होंगे, ये गलत है। शुरू में करते हैं। इधर कोई भी नहीं आएगा क्योंकि ऊपर से भी शायद अप्रूवल हो, ऊपर से भी माई बाप की अप्रूवल होगी। अच्छा, वो पंजाबी में कहते हैं यानी बस ऊपर से मट्टी छाड़ने के लिए वो कर लेंगे। हाँ, जैसे खानापुरी की जाती खानापुरी। अच्छा, वो खानापुरी के लिए एक स्टोरी बनाई जाती है ना, वो भोंडी किस्म की वो स्टोरी ये है। वो एक मजम्मती बयान वो नहीं, वो बेसिकली अब देखें, खशोजी की दफ़ा तो दुनिया को पता लग गया ना कि वो सऊदी सिफारत खाने में आया था। अब यहाँ पे भी कोई चवल किस्म की उन्होंने बनानी थी स्टोरी और वो बना दी, वो एक्सपोज भी होगी, लोगों ने सवाल भी उठा दिया कि जी एक बंदा जा रहा है, अगर एक कोई मशकूक गाड़ी थी तो उसी को क्यों टारगेट किया गया जो पैसेंजर था पीछे बैठा हुआ। ये मतलब और ये फिर अंदर बच्चा भी नहीं है और कभी पीछे जब आप किया जाता है तो आप टायर पे फायर करते हैं ना, आप टायर पे फायर करते हैं, आप पीछा ज्यादा कर लेते हैं। आपने सर पे मारा है, साफ पता लग रहा है, शूट इन द हेड ना। इतना तो बुरा पाकिस्तानी पुलिस का हाल नहीं है जितना तो अगर वो खशोजी टाइप स्टोरी होती ना तो वो तो पता लग जाता कि जी ये इन्होंने मरवाया। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक स्टोरी गढ़ी है। ये गढ़ी क्यों गई है ये मैं आपको बताता हूँ। ये इसलिए गढ़ी गई है ताकि कोई वो हो ना, जो इनके माई बाप हैं उनके पास भी इनको बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो होना। अच्छा कि यार ये इस तरह हुआ था, तो इसीलिए इस पर कुछ नहीं होगा। कोई इस बात को ना हमें रिजर्व रखना चाहिए। हो सकता है आज से 1 दिन बाद 2 दिन बाद, क्योंकि हमारी स्टेट एक्ट करते हुए भी तो बहुत स्लो है ना। तो 1-2 दिन बाद हो सकता है हमें ये अंदाज़ा होने लगे कि ये पाकिस्तान के कुछ दुश्मन थे जिन्होंने कोई साजिश की है। तो हमें ये एक हल्का सा ना ओपन रखना चाहिए। लेकिन अगेन उसमें भी मैंने पहले ही कहा है कि उसमें भी स्टेट की गलती है, उसमें स्टेट की गलती है, नो डाउट। क्यों छोड़ के क्यों गया वो मुल्क? इतनी बुरी फॉल्ट लाइंस और इतना बुरा हालात हमने दुश्मन को अपना आप दिया हुआ है खेलने के लिए। यानी वही बात है ना कि भाई अभी तक हम एक अच्छा अस्पताल नहीं बना सके जहाँ पर हमारे पॉलिटिशियंस का इलाज हो जाए। अभी तक हम उस बात से कितना दूर हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर्स और सेनेटर्स और जो MNAs वगैरह हैं इनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हों जहाँ पर बाकियों के बच्चे पढ़ते हैं। हम कब इस काबिल हो सकेंगे कि हम जो खर्चा है अपने हेल्थ और एजुकेशन पे वो उतना ही कर लें जितना हम, या उससे ज़्यादा कर लें जिस तरह का हम कर रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ दुनिया के बेहतरीन दिमाग पैदा कर सकें। इन चीज़ों में हम अभी बहुत ही पीछे हैं। हालांकि हम रिवर्स गए हैं। जब पाकिस्तान बना था तब हालात बहुत बेहतर थे। हमारी यूनिवर्सिटीज़ इतनी बुरी नहीं थी। GC लाहौर में बहुत बेहतरीन लेवल के स्कॉलर्स पैदा हो जाते थे। और हमारी जो एलीट थी वो मुल्क दुश्मन नहीं थी जो अब वो हो चुकी है। वो मुल्क दुश्मन है लेकिन अपने लिए वो अपने मफाद के लिए काम करते हैं, नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करते। और जब तक ये एटीट्यूड रहेगा कल को आपकी भी बारी आ सकती है, मेरी भी। इसी पैगाम के साथ अल्लाह हाफ़िज़।